हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो हम जीएस 1 डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जीएस 1 के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता है। जैसे कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपके पास आपको एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट, तीनों चीज मतलब चारों बुक्स को पढ़ना है। अब जैसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, चलिए क्वेश्चन ना डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका सीधा सीधी जवाब दीजिएगा। आपने क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक अगर आपने पढ़ी होगी ना, तो ये सवाल आपका 50% आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी है। क्यों? तो ये सवाल पूछा ही वहीं से है। अब बता देता हूँ कैसे। क्वेश्चन निकल के आया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आज के टाइम पे, यानी कि जो हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड है, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट किया है। यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आज हमें उसका जो इम्पैक्ट वो किस तरीके से देखने को मिलता है, ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना था 250 वर्ड में। अब मैंने क्लास 9th इसलिए कहा, एक तो ये क्लास 9th की हिस्ट्री से रिलेटेड है, और अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। और ये टॉपिक आपका कहाँ से फिर निकल के आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आता है। आज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं। जैसे कल मैं जब हम लोग जब कल आंसर राइटिंग डिस्कशंस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जीएस यानी कि जनरल स्टडी, एंड दूसरा होता है हमारा सी सेट। जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये हाँ तब तो ठीक था। सी सेट में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई थी कि मैंने आपको बताया था कि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी सेट के अंदर में, और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि टोटल जो सी सेट का मार्क्स पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। वो 100 मार्क्स का नहीं था, वो था 200 मार्क्स का। क्योंकि जब आप 80 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना निकल जाएगा? 200 निकल जाएगा। तो ये छोटी सी ना इनकरेक्शन हो गई थी समझाते टाइम, बट आप उसको करेक्शन कर लेना। तो 200 मार्क्स का आपका होता है जीएस का पेपर, और 200 मार्क्स का होता है आपका सी सेट का पेपर। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? प्रीलिम्स की। बाकी आपको मेंस का पता ही है कि जीएस के कितने 4 पेपर होते हैं, और चारों कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। फिर आपको लैंग्वेज का देखने को मिलेगा 300 मार्क्स का, ऑप्शनल देखने को मिलेगा 500 मार्क्स का, जिसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों होते हैं 250 के। तो इस तरीके से यूपीएससी का पेपर सेट होता है। ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है। तो आज जो अब हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना एक बार क्लास 9 से रिलेटेड बताता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या था? मेन 3 कारण थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वही इम्पैक्ट आज हमें क्या है देखने को मिलता है। अब अगर देखो, अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का जो मेन कारण था वो ये था कि फ्रांस के अंदर में 3 स्टेज के जो लोग थे वो क्या थे? बटे हुए थे। सॉरी, थ्री थ्री स्टेज पे लोग क्या क्या हुए थे? बटे हुए थे। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पादरी यानी कि क्लेरी। दूसरे पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जिसमें हमारा क्या था? चर्च, सॉरी, मतलब जैसे राजा महाराजा जो उस टाइम पे हुआ करते थे, जिन्हें सबसे ज्यादा पावर वहां पे राइट में था। जैसे ऐसे पर्सन जो स्टेट के हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस पे जाकर के बैठे हुए थे दूसरे स्टेज पे। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, यानी कि जो तीसरे स्तर पे जो लोग हुआ करते थे वो क्या होते थे?
बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीसेंट, आर्टिसियन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, पुअर पीपल, ये सारे होते थे थर्ड स्टेट पे। तो इस तरीके से जो फ्रांस था वो 3 अलग अलग स्टेज पे क्या हुआ था, बटा हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो पावर जो इंजॉय करते थे वो 2 क्लास करती थी। पहला जो क्लेरी यानी कि जो ग्रुप ऑफ पर ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि चर्च में के मैटर में इन्वॉल्व रहते थे वो, और दूसरा मैंने आपको बता दिया राजा महाराजा और जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे बैठ करके क्या करते थे, काम करते थे। सबसे ज्यादा पावर यही दोनों एंजॉय करते थे। सबसे ज्यादा जो टैक्स पे किया करते थे और जो सबसे ज्यादा खराब कंडीशंस थी वो थी थर्ड स्टेट लोगों की, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीसेंट, ये लोग शामिल थे। तो उसमें जो थर्ड स्टेज में जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सारी पावर अब सिर्फ लिमिटेड लोगों के हाथ में नहीं रहेगी। वहीं से आइडिया निकल करके आया था हमारा डेमोक्रेसी का, कि अब जैसे कि लॉ के सामने सभी लोग सामान्य होंगे, इक्वल होंगे। सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके द्वारा किया जाएगा वो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अधिकार की बात रखनी शुरू करी, एक समानता की बात रखी, यानी कि इक्वलिटी की बात रखी। तो इस तरीके से वहाँ पे धीरे धीरे क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए कि नेपोलियन के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। उस कानून के अंदर में क्या क्या था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि फ्रांस के अंदर में वो कौन सा शासक था जिसने खाली खजाने की स्थापना की थी। बहुत फेमस लाइन थी वहां पे, जैसे ही वो राजा बनता है तो वो उनके द्वारा क्या है, खाली खजाने की स्थापना की जाती है। इसका मेन कारण क्या था कि वो मैनी टाइम्स ऑफ वॉर में क्या हो चुका था, यूएसए के लिए पार्टिसिपेट कर चुका होता था, मतलब फेवर में उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया था, सपोर्ट दिया था, जिसके वजह से फ्रांस के अंदर में क्या था, जो खजाना था वो पूरी तरीके से खाली हो गई थी। तो उसको नाम पड़ गया था कि एक उस शासक का नाम पड़ गया था कि जैसे ही ये शासक आता है तो एक खाली खजाने की स्थापना करता है, उस शासक का नाम बताना है, यानी कि उस रूलर का नाम बताना है। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैंने ये बताया कि किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करें तब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हो ना तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आप स्टैंडर्ड बुक को इजीली समझ पाओगे। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट होता है, 1789 में। तो जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जैसे ही ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो ये सिर्फ जो पॉलिटिक्स के अंदर में जो उथल पुथल होती है, तो सिर्फ उथल पुथल ही नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट था, यानी कि घटना थी, जिसने जो अगर हम बात करें मोनार्ची यानी कि जो राजा का शासन था, या जो जिनके पास जन्म से अधिकार हुआ करता था, या जिनके पास विशेष अधिकार होते थे, यानी कि जो जिनके पास स्पेशल राइट्स होते थे, जैसे मैंने आपको बताया नोबिलिटी है, या ऐसे पर्सन जो चर्च में इन्वॉल्व हुआ करते थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर्स थी, स्पेशल राइट्स थी। तो उनकी जो जनरेशन थी, यानी कि उनके जो बच्चे होते थे, वो जन्म से ही क्या करते थे, स्पेशल राइट्स का वो क्या करते थे, उन्हें स्पेशल राइट्स मिल जाता था। तो जो भी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उनको इसमें क्या किया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चैलेंज दी गई थी, चैलेंज दिया गया, और यहीं से जो प्रिविलेज राइट यानी कि जो विशेष अधिकार है उसको तोड़ा गया, और फ्रीडम, इक्वालिटी, और अगर हम बात करते हैं फर्टर्निटी की जो आइडियोलॉजी है, वो क्या हुई थी, पूरे वर्ल्ड में क्या होने लगी थी, स्प्रेड होने लगी थी, फैलने लगी थी। वही चीज आज हमें, इसी का इन्फ्लुएंस हमें आज कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। अगर हम मेन कंटेंट की बात करें, जो हमारा मेन आंसर है, वो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल आइडल्स, राइट एंड इक्वलिटी, सोशलिज्म एंड सिटीजन, फिर नेशनलिज्म, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें क्या करना था, एक्सप्लेन करके लिखना था। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पॉलिटिकल आइडल्स, यानी कि राजनीतिक आदर्श। पॉलिटिकल आइडल्स में बात करें तो
पब्लिक की जो सॉवरेनिटी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है वो यहीं से इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट होती है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसका क्या बनता है, एक बेस बनता है। एक क्वेश्चन और आप बताइए, आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किस दिन बनाया जाता है, और 2025 का थीम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम यूरोप, लैटिन अमेरिका और बाद में एशिया अफ्रीका के फ्रीडम जो स्ट्रगल था उसको भी यहाँ से क्या मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, यानी कि वो यहाँ से क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल आइडल्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राइट एंड इक्वलिटी। जैसे आज हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फंडामेंटल देखने को मिलेगा। राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो हमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से इंस्पायर्ड हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर्ड हुई थी। जो ह्यूमन राइट्स और लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने समानता की जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। और इसका जो इम्पैक्ट था वो 1948 की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी हमें क्या है देखने को मिलता है। और यहीं पे जो फेडरल हायरार्ची थी, यानी कि जो राजाओं का शासन था उसको यहाँ से ख़त्म किया जाता है और मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो किसके लिए, सोशल जस्टिस के लिए। फिर अगर हम वहीं पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि राजाओं का शासन खत्म किया जाता है, या जो लिमिटेड पावर, लिमिटेड लोगों के पास जो हाई पावर इंजॉय किया करते थे उनको हटा करके किसकी बात की जाती है, किसको इंस्पायरिंग मिलता है, जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है उसको। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्युलरिज्म एंड सिटीजनशिप। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। धर्मनिरपेक्ष यानी कि अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट के लिए, मीन्स किसी भी कंट्री के लिए कोई भी रिलीजन पहले जो कहते हैं ना कि उसके लिए जितने भी जो रिलीजन होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया क्या है, एक सर्कुलर कंट्री है। क्यों, यहाँ पे रिलीजन से पहले किसको रखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हर एक रिलीजन क्या है, इक्वल है। अगर वहीं पे हम पाकिस्तान की बात करें जो कि काफ़ी क्या कह सकता है उसको, वो नॉट अ सर्कुलर कंट्री। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से भी पहले वहाँ पे क्या माना जाता है, इस्लाम माना जाता है। इस तरीके से समझिए कि सर्कुलरिज्म का मतलब होता है कि कंट्री के लिए कोई भी रिलीजन पहले नहीं होता है, कंट्री की लॉ और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें क्या है, जो चर्च था इसको सेपरेट कर दिया गया, किससे, स्टेट से, यानी कि राज्य को चर्च से अलग कर दिया गया। यहाँ पे अलग करने का मतलब है कि चर्च अब स्टेट के मैटर में मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो इसमें क्या है, एक मॉडर्न आइडिया शेप लेती है किसका, सेक्युलरिज्म का, कि प्रशासन अपना काम करेगा। और जो अगर हम चर्च की बात करते हैं फ्रांस के अंदर में, वैसे फ्रांस में चर्च था, तो चर्च की बात करें तो वो अपना काम करेगा, वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरीके से वहाँ पे क्या कर दिया गया था, सेपरेशन कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में चर्च का काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ करता था, इन्फ्लुएंस हुआ करता था। फिर यहीं से निकल के आता कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कहीं ना कहीं क्या बनता है, एक रिमेन्स बनता है सेंट्रल ऑफ मॉडर्न स्टेट। मीन्स कि नागरिक और जो नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो अवधारणा है, मीन्स जो आइडियोलॉजी है, वो मॉडर्न नेशन स्टेट की क्या बनती है, एक पहचान बनती है, आइडेंटिटी बनती है। उसके बाद आता है हमारे पास नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या है, एक तरीके से राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना।
तो रिवॉल्यूशन एंड जो नेपोलियनिक वॉर था उसने प्रमोट किया था किसको, एक मॉडर्न नेशनलिज्म यानी कि एक आधुनिक राष्ट्रवाद को क्या किया था इसने, मतलब प्रमोट किया था, इनके द्वारा प्रमोशंस मतलब प्रमोट मिला था। इसी भावना से अगर हम बात करें जर्मनी और इटली का क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। अब ना यहाँ पे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स क्लास 9th की आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, आपको इन दोनों के उन 2 पर्सन के नाम बताने जिसने इटली को यूनिफाइड किया था, यूनिफिकेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और एक पर्सन का नाम बताने जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन में अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे मैं उम्मीद करता हूँ जरूर कमेंट बॉक्स में बताना इसके आंसर। उसके बाद देखो हम बात करते हैं क्या आता है हमारे पास, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। वहीं पे अगर हम बात करें जैसे कि जो फेडरल ड्यूज था और जो प्रिविलेजेस यानी कि अगर विशेष अधिकार की बात करते हैं तो उसको वहां से हटाया गया, उसका एवोल्यूशन देखने को मिला, और यहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, एक कैपिटलिस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी था, संपत्ति, जो प्रॉपर्टी टैक्स कह लो या जो विशेष अधिकार की बात करते हैं उसको हटाया गया, खत्म किया गया। और कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, इकोनॉमिक्स वर्ड में कहते हैं, मतलब जहाँ पे जितनी भी जो रिसोर्सेस होती हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है, प्राइवेट कंपनी के पास होता है, तो उसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। जैसे यूएसए की बात करते हैं तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। मीन्स कि यहाँ पे आपको कैपिटलिज्म भी देखने को मिलेगा और कुछ रिसोर्सेज जिसपे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। जैसे हमारी कंट्री में आपको कोल है या माइनिंग है, इसमें आपको कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करती है, कुछ सेक्टर में प्राइवेट करती है। इंडियन रेलवे की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं जैसे BSNL है तो वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। और अगर हम अदर टेलीकॉम कंपनी की बात करें लाइक जियो, एयरटेल, तो ये कौन करता है, प्राइवेट कंपनी ऑन करती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जहाँ पे सारे रिसोर्सेस जितने भी जो फ्रेम्स होते हैं या फैक्ट्री कंपनी वो सब कौन ऑन करता है, एक प्राइवेट कंपनी ऑन करती है, प्राइवेट करती है, और सरकार उसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। वहीं पे आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक देखने को मिलेगा जहाँ पे सारे रिसोर्सेस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाइना की बात कर लो या आप रसिया की बात कर लो, वहाँ पे जितने भी जो रिसोर्सेस हैं, जैसे अगर हम लैंड की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करता है। तो इस तरीके से आप समझिए। तो वहाँ पे फिर किसको क्या प्रमोशंस मिलता है, कैपिटलिस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये आपको क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में या वर्ल्ड लेवल पे आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है एक ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके क्या कर सकते थे, अपने आंसर को लिख सकते थे। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने न केवल फ्रांस की बल्कि मानवता के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या था, एक मतलब ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे फ्रीडम, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, सर्कुलिज्म और आज के टाइम पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के डायरेक्शंस को क्या किया है, तय मतलब डायरेक्शन या दिशा तय कर रही है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा था हम अपने आंसर्स को लिख सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आया होगा। या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आंसर जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप एक बार उसका आंसर जरूर देना। इससे क्या होगा, आपका जो पीछे का चीज़ है वो आपका फटाफट क्या होता जाएगा, रिकॉल होता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।